हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अभी आज यूके पीसीएस मैथ्स 2012 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 7 में मैथ्स का, उसको कर रहा हूँ और उसका जो पार्ट 4 है। और आज ये सेकेंड लास्ट क्लास है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करते हुए। और ये देखिए, इसमें जो 3 क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, ये पहला क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का है। बाकी जो ये 2 क्वेश्चन है वो 16-16 नंबर का है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाएगा 16-16 नंबर का, उसको नेक्स्ट वीडियो में कह देंगे, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए अभी आज मैंने 3 ही क्वेश्चन इसमें लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। देखिए कि इसमें एक उत्पादक किसी वस्तु को उत्पादक मूल्य से, ठीक है, P% अधिक पर बेचता है। ठीक, उत्पादक मूल्य से P% अधिक पर बेचता, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, इतना एडजस्ट कर लीजिएगा कि वस्तु को उत्पादक मूल्य से P% अधिक पर बेचता है यदि वह ग्राहक को Q% छूट देता है। ठीक है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा है कि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई किसी सामान को बनाता है वो, ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, उसका जो कॉस्टिंग, उसका जो लागत मूल्य है, उस पर क्या करता है वो P% अधिक पे किसी विक्रेता को बेच देता है। ठीक है, विक्रेता को बेच देता है और P% अधिक पर बेचता है यदि वह ग्राहक को, अब वहाँ से ग्राहक को जो है Q% छूट, जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य, मान लीजिए सामान पे कुछ अंकित मूल्य है, उस पर क्या करता है वो, कुछ उस पर Q% का डिस्काउंट दे देता है किसको, कस्टमर को। ठीक है, तो फिर ये उत्पादक को कितना, फाइनल यहाँ जो उत्पादक है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें पता करना है। जो उसका जो उत्पादक कॉस्ट है, जो लागत है, उस पर कितना प्रतिशत का उस पर उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि लागत मूल्य जो है उसको मान लेते, उत्पादक का हमको सपोज कर लेते हैं कि माना कि उत्पादक जो है उसका लागत मूल्य हम मान लेते हैं। सबसे पहले उसको किसी चीज़ को बनाने में कितना कॉस्ट आए उसको बोलते हैं लागत मूल्य। उत्पादक का लागत मूल्य है ना, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आप x भी मान सकते हैं और 100 भी लेकिन हमेशा क्या करना है, जब प्रतिशत में कुछ दिया हुआ हो तो उसको आप 100 माने तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएगी। x मानेंगे बन तो जाएगा उससे भी, लेकिन चूँकि प्रतिशत में है तो 100 मान लेंगे तो आप उससे थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएगी, आंसर सेम आएगा लेकिन सोल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे, लेट मतलब माना कि उत्पादक का जो लागत मूल्य है ना, वो हो गया हमारा कितना, 100 रुपीज़ सपोज कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि उत्पादक मूल्य से P% अधिक मूल्य पर बेचता है ना, तो बाजार मूल्य जो है, मतलब उस अंकित मूल्य है, सामान पे जो अंकित मूल्य है या बाजार मूल्य है वो फाइंड कर लें अगर हम, उसके बाद तो बाजार मूल्य क्या होगा, दिया हुआ है कि P% अधिक, तो बाजार मूल्य यहाँ से होगा, बाजार मूल्य हो जाएगा, देखिए जैसे 100 है लागत मूल्य, इस पे P% अधिक मूल्य पर बेचता है तो वो क्या हो जाएगा 100 + P, सिंपली 100 + P हो जाएगा। 100 हमने इसीलिए लिया था कि P% ऑफ 100 जो होगा ना, वो जैसे 100 का 5% अगर निकालना है तो 5 होता है ना, 100 का 5% 5 हुआ मतलब 105 हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, 100 + 5 है ना, इसलिए जितना परसेंट फाइंड करना हो 100 का अमाउंट में उतना ही होता है। तो यहाँ पे P% है, 100 का P%, उस पर ऐड कर देना है तो 100 का P% P होगा, तो 100 + P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य हो जाएगा ये। उसके बाद इस प्राइस पे, ठीक, ये प्राइस पे जो है यदि वह विक्रेता को Q% छूट देता है, तो अब इस पे छूट देगा, ये जो मूल्य है बाजार मूल्य जो है इस पे छूट देगा, कितना का, Q% का। तो अब देखिए, तो इसमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे फाइनली ग्राहक को बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इस पे Q% का डिस्काउंट है ना। तो पहले विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 100 + P, ये तो हो गया आपका बाजार मूल्य, इसमें से घटा देंगे 100 + P का Q%, 100 + P का Q% है ना,
ये छूट दे रहा है ना, इतना का डिस्काउंट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य में से छूट को माइनस कर देंगे, ये बेसिकली छूट हुआ। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि ये तो छूट हो गया, इसी पे तो छूट देगा ना कस्टमर को, ये तो बाजार मूल्य, इस पे छूट दे रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तो अभी तो इसको 100 प्लस पी रखें आराम से, इसको सॉल्व करें, इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका 100 प्लस पी, ये हो गया Q अपॉन 100, है ना, Q प्रतिशत इसका पता करना है हमें, ये हो गया Q अपॉन 100 हो गया। अब ये हो गया 100 प्लस पी, ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए अब इस क्या करना है, ये हो जाएगा कि 100 Q हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन 100 हो जाएगा, Q ऊपर यहाँ पे, प्लस पी क्यू अपॉन 100, ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे प्लस है ना, तो 100 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से Q अपॉन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 Q अपॉन 100 हुआ, अब प्लस ये पी क्यू अपॉन 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अब 100 प्लस पी माइनस, ये हो गया ऊपर में तो Q हो गया सिंपली, ये हो गया प्लस पी क्यू अपॉन 100, ठीक है, ऐसे हो गया। ये बेसिकली अभी विक्रय मूल्य पता कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य में से जब फाइनली विक्रय मूल्य हो जाएगा, उसमें से जो उत्पादक का लागत मूल्य है वो जब माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, अब ये माइनस को यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट को, ये 100 प्लस पी हो गया, ये हो गया हमारा Q माइनस हो जाएगा पी क्यू अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबका एलसीएम नीचे में इसी एक में 100, यहाँ पे 100 एलसीएम हो जाएगा इस वाले का, यहाँ पे 100 एलसीएम हो गया, ये 100 इंटू 100 करेंगे तो 1 पे 40, 10,000 प्लस ये हो गया हमारा 100 पी, ये हो गया 100 क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे नीचे 100 है, तो ये हो गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य में से जो लागत मूल्य है उसी को माइनस करेंगे तो वही तो लाभ निकलेगा ना, तो लाभ निकालेंगे यहाँ पे, लाभ, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा, हम विक्रय मूल्य इसमें से इसको इस वाले को माइनस करेंगे 100, क्योंकि लागत मूल्य पे ही जो कॉस्ट आया उसी पे तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब लाभ ही हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से हम ये 10,000 हो गया प्लस 100 पी माइनस 100 क्यू माइनस पी क्यू अपॉन ये 100, ये माइनस 100 हो गया, है ना, ये होगा माइनस, लाभ बराबर ये विक्रय मूल्य घटे लागत मूल्य। यहाँ पे एक स्टेप आप लिख सकते हैं, एक स्टेप आप ऊपर इसके बीच में आप डाल सकते हैं, लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, ठीक है। एक स्टेप बीच में यहाँ पे लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को चेक करते टाइम, ठीक। इस स्टेप से पहले आप इसको लिख देना है, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये तो 100 ही है, ये तो सभी वही हो जाएगा, इसके मल्टीपल में फिर 10,000 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10,000 प्लस 100 पी माइनस 100 क्यू माइनस पी क्यू, और फिर ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, और नीचे ये हो गया फिर 10,000, सॉरी 100 हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसके नीचे तो 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अभी देखिए 10,000 यहाँ पे प्लस है, ये 10,000 माइनस है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ से लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया, ये देखिए 100 पी माइनस 100 क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100, ये हमारा लाभ हो गया, ठीक है, ये हो गया लाभ, ठीक। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो लाभ जब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं
तो किस पे फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट हम, ये तो लाभ हो गया, और जिस पे लाभ या हानि पता करते हैं तो ये भी होगा पता करेंगे हम लागत मूल्य पे ही ना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं से कर लें। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे, ये लाभ है, लाभ को ऊपर लिखेंगे, नीचे ये 100 होगा, 100 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बेसिकली यही, लेकिन उसको नेक्स्ट स्टेप में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर निकले यहाँ से प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं हम, तो लाभ तो ये हो गया हमारा 100 P माइनस 100 Q माइनस PQ, ठीक है, अपॉन हो गया 100, ठीक। अब नीचे 100 आएगा, यहाँ पे ऐसे डिवाइड, ये लागत मूल्य है ये 100, इंटू 100 भी होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, लाभ घटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे लागत मूल्य है, इंटू 100 होगा, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे P परसेंट क्या आ जाएगा, देखिए सिंपली यही आ जाएगा बेसिकली, 100 माइनस P माइनस 100 Q माइनस PQ अपन 100, ये आ गया 100 P माइनस 100 Q माइनस PQ अपॉन 100। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, सभी टर्म को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 100 P बाई 100, ये हो जाएगा माइनस 100 Q बाई 100, और ये हो जाएगा हमारा PQ अपॉन 100, ठीक है। तो ये तो 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, तो फाइनली आंसर जो हो गया P माइनस Q माइनस PQ अपॉन 100, यही जो हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे तो चीज़ें आराम से आप समझ सकते हैं। P माइनस Q माइनस PQ अपॉन 100 जो परसेंट है वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, यही हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सरल ही था। तो इस तरह से 100 मान के बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भले ही आपको कोई डाटा की मतलब न्यूमेरल वैल्यू नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्रोसेस है अगर आप उसको सही से यूज करेंगे तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन है, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए कि एक आयताकार बाग की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग के केंद्र से होकर जाता है। ₹70 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से दोनों रास्ते को बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक आयताकार यहाँ पे बाग है, यहाँ पे गिवन है, ये आयताकार बाग है, रेक्टेंगुलर, ऐसे मान लीजिए आयताकार बाग है, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे बाग है, इसका लंबाई दिया हुआ 60, ये जो है ये है 60 मीटर लंबा है बाग, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और चौड़ाई जो है वो है आपका 10 मीटर, ये चौड़ाई जो है वो है बाग का 10 मीटर, ठीक। अब दिया हुआ इसकी लंबाई एवं चौड़ाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग के केंद्र से होकर जाता है, मतलब ऐसे जाता है, ये समझिए केंद्र से होकर मतलब एक 4 मीटर चौड़ा ऐसे रास्ता, ऐसे एक रास्ता ऐसे बन रही है, और एक रास्ता जो है 4 ही मीटर चौड़ा ऐसे बन रही है, ठीक है। ये बाग के बीच से रास्ता है बेसिकली, एक ऐसे ये रास्ता है, एक रास्ता ऐसे है, ये 4 मीटर है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, ये भी 4 ही है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि चौड़ाई जो है रास्ते की वो है 4 मीटर। तो इस रास्ते को बनाने में कितना खर्च आएगा, यदि 1 स्क्वायर मीटर 70 रुपया जो है प्रति वर्ग मीटर कॉस्ट आता है ना, तो इस रास्ते को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो पहले हमें इस रास्ते का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा उसको 70 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लेते हैं, पहले इसको मानना पड़ेगा कि ए बी ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। और एक और मान इसको भी मानना पड़ेगा हमें, पी है, ये क्यू आर एस है, ठीक। और इसको भी कुछ मान छोटे हो, क्योंकि इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी कुछ सपोज कर लें हम अगर, तो
क्या लें बताइए? सब कुछ तो ले ही लिया, इसको ए बी सी डी ले लिया, ई सी डी ले लिया, ई एफ जी एच ले लेते हैं इस छोटे वाले को, ठीक है। ऐसा सबको नेमिंग कर। अब देखिए यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए पहले, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे उसके बाद। हमें अगर बाग का एरिया, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस ये जो लंबाई है ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 ही मीटर होगा, ये तो 60 मीटर है। इसकी चौड़ाई है 4 मीटर, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर, ये भी आयत ही बना, ये जो है आयत ही बना ना। ए बी सी डी भी एक आयत है जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक। उसका एरिया बहुत सिंपली हम निकाल लेंगे। उसी तरह से ये जो पी क्यू आर एस है वो भी एक आयत है जिसकी लंबाई ये है हमारा कितना, ये जितना चौड़ाई है, यानी 10 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 4 मीटर इसकी ये चौड़ाई हो गई, ठीक। तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। आयत जो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है आयत का, उसके फॉर्मूले, क्षेत्रफल के फॉर्मूले के हिसाब से लंबाई गुने चौड़ाई करके। समस्या ये है, अब देखिए आपको ध्यान देना है, तो इसका एरिया हम जब डी क्यू पी, ये पी क्यू आर एस का जब एरिया निकाल रहे हैं उसमें ये एक बार आ रहा है यहाँ पे, ये मतलब ई एफ जी एच आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद जब हम ए बी सी डी का भी एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें भी एक बार आ जा रहा है, मतलब ये जो है ई एफ जी एच जो है वो डबल आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अगर एग्जैक्टली इस रास्ते का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए बी सी डी का एरिया प्लस पी क्यू आर एस का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ गया है जबकि आना चाहिए एक ही बार, तो एक बार का हम माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया, ठीक है। तो रास्ता जो है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा सिंपल क्या, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें ऐड कर देंगे प्लस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे हम ई एफ जी एच का। इसीलिए हमने सबको नेमिंग कर लिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्षेत्रफल अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो गया इसका 60, तो ये हो जाएगा 60 × 4 प्लस इसकी लंबाई पी क्यू आर एस का लंबाई 10, चौड़ाई 4, 10 × 4, अब माइनस इसका तो स्क्वायर हो गया तो 4 × 4 कर लेंगे, भुजा स्क्वायर सिंपली, है ना। 4 × 4, 4 × 4 ये हो गया आपका जो भी है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, है ना। अब ये हो गया हमारा 240 + 40 - 16, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और 240 में ये 280 हो गया, 280 में 16 माइनस कर देंगे, मीटर स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया आपको कितना हो गया 60, 264 आई थिंक 264 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया। तो रास्ते का जो कुल क्षेत्रफल हो गया वो हो गया आपका 264 मीटर स्क्वायर। अब रास्ते को बनाने में खर्च कितना आएगा, तो रास्ते को बनाने में खर्च, तो रास्ते को बनाने में खर्च बस मल्टीप्लाई करना है, अब तो सारा काम हो गया। बनाने में खर्च है कितना, एरिया को 264 को क्या करेंगे हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रुपीज़ में हमारा आंसर हो जाएगा। तो 264 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 = 28, 2 7 6 = 42, 44 4 7 2 = 14, 4 18, 1848 मतलब रुपीज़ 1848 0 जो होगा ये रुपीज़ इतना हमारा आंसर हो गया। मतलब ये जो है रास्ते को बनाने में कुल
खर्च हो गया तो ज़्यादा मुश्किल था नहीं। चूँकि 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देना पड़ेगा, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा क्या क्या हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे AD लेंथ जो होगा, AD हम ले लेंगे, AD बराबर ये BC वो दे देंगे, क्या है वो आपका 60 मीटर चौड़ाई है जो हम फाइंड किया हमने। फिर ये सबकी लंबाई है रास्ते का, ये वाला लंबाई। फिर यहाँ पे ए चौड़ाई तो सभी 4 ही है, यानी AB बराबर CD बराबर PS बराबर QR, ये सब है 4 मीटर, 4 मीटर है ना। उसी तरह से ये भी है सभी 4, यानी EF बराबर FG बराबर GH बराबर जो है आपका HE या EH, ये भी है 4। सब कैसे कैसे है हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतना 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान था। थोड़ा सा बस ये कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि ये 2 बार आ गया, तो दोनों का एरिया फाइंड करके इसको एक बार माइनस कर देना होगा, फिर इस तरह से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमने ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया, अभी जस्ट किया है इसको फिनिश। अब ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एक विक्रय एजेंट का पारिश्रमिक आंशिक रूप से निश्चित मासिक वेतन तथा विक्रय पर मिलने वाले कमीशन पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई सेल्समैन होता है, उसका क्या होता है कि एक फिक्स्ड मंथली सैलरी होती है उसकी। उसके बाद जो जितना का वो गुड्स यानी सामान या कोई भी आइटम है अगर वो बेचेगा मार्केट में, तो उस पर टोटल जितना वो सेल करेगा उसका कुछ % उसको कमीशन भी साथ में मिलता है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि कोई विक्रय एजेंट है जिसका पारिश्रमिक आंशिक रूप से निश्चित मासिक वेतन, ठीक है, तथा विक्रय पर मिलने वाले कमीशन पर निर्भर करता है, ठीक। वर्ष 2011 में प्रथम 4 माह की अवधि में उसने ₹26,272 यानी 26,272 रुपये का माल बेचा और कुल पारिश्रमिक उसको मिलता है 5284 रुपया, ठीक है, यानी 5284 रुपीज़ उसको मिलता है, मतलब वेतन प्लस कमीशन मिला के, ठीक है, 4 महीने का। साल के बचे हुए महीने में, मतलब साल के बचे हुए महीने मतलब जो रिमेनिंग 8 महीने हैं उसके बारे में अब बात किया जा रहा है कि साल के बचे हुए महीने में उसने 43,008 मतलब 43,800 रुपीज़ का जो माल है यानी सामान है वो बेचा। तो उस बार उसको जो रेस्ट 8 मंथ है जो उसमें उसको कुल जो मिला 9,376 रुपीज़, यानी सैलरी मासिक वेतन प्लस जो उसका कमीशन है उसको मिला के अगले 8 महीने के लिए उसको पारिश्रमिक मिलता है 9376 रुपया। तो हमें ये पता करना है कि वो जो एजेंट है ना, उसका मासिक निश्चित मासिक वेतन जो है मतलब फिक्स जो मंथली सैलरी है वो क्या है, साथ में कमीशन का जो दर है वो क्या है, हमें पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस ये लंबा चौड़ा देखने में है, इसका सॉल्यूशन बहुत सरल है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन देखिए ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया ये वाला आयताकार बाग वाला वो था, वो भी 16 मार्क्स का था, और ये अभी जो कर रहे हैं वो भी 16 मार्क्स का, और स्टार्टिंग में जो किया था ये क्वेश्चन जो है वो था आपका 8 मार्क्स का। तो ये 16 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, इसको देखते हैं पहले। तो जो हमें फाइंड करना होता है हमेशा हम ऐसे उसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि निश्चित मासिक वेतन जो व्यक्ति है, माना कि एजेंट का जो है निश्चित मतलब फिक्स जो मंथली सैलरी है उसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। निश्चित मासिक वेतन, बस आराम से समझिए ये क्वेश्चन बस देखने में लंबा चौड़ा है। मासिक वेतन जो है उसको सपोज कर लिया हमने ₹x है ना, ये सपोज कर लिया ₹x है उसका मंथली मासिक वेतन, ठीक है, निश्चित मासिक वेतन, ये ध्यान देना है, ठीक है। साथ में और उसका कमीशन का जो दर है, कमीशन की दर मान लिया हमने y%। पता है आपको कि कमीशन जो होता है कुछ परसेंटेज होता है, जितना वो सेल करेगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज में 5%, 10% जो भी निकलेगा वो उसका ऐसे, तो कमीशन हमने माना y%, ठीक। अब 2 केस है, पहला 4 महीना के लिए, तो केस 1
केस 1 में क्या है सिचुएशन वो देखिए। केस 1 में क्या है कि 4 महीने जब वो काम करता है तो उसको 4 महीने का वेतन प्लस कमीशन को दोनों को मिला के उसका जो मिलता है वो 5284 रुपीज़, जबकि उस 4 महीने में वो सेल करता है आज जो कितना का, वो 26,272 रुपये का। देखिए तो हमने 1 महीने का वेतन लिया है x, तो क्या होगा 4 महीने का, तो 4x हो जाएगा इसका वेतन, ठीक। प्लस देखिए 4 महीने में वो जो सेल करता है कितना 26,272 रुपया, चूंकि वो 4 महीने का सेल है वो तो उसका 1 महीने का सेल तो है नहीं, तो टोटल जो 4 महीने का सेल है उसी पे उसको मतलब ये हो गया आपका 26,272 का y% कमीशन तो इसी का मिलेगा ना। वो 4 महीने में तो वेतन तो हो गया उसका 4x, लेकिन 4 महीने में सामान तो टोटल इतना ही बेचता है, तो कमीशन तो उसको इसी पे मिलेगा y%, इसका y%, क्योंकि हमने कमीशन की दर सपोज कर लिया है y%। यही दोनों मिला के ऐड करके होगा 5284, ठीक है, क्लियर है। यही दोनों मिला के ना 4x उसका सैलरी हुआ 4 महीने का, और ये उसका जो कमीशन का रेट है उसके हिसाब से ये उसको मिलेगा कमीशन, ठीक है। ये दोनों मिला के होगा 5284 रुपये। अब देखिए इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 से सब कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा देखिए 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया, 2 बचा ये 22 हो गया, तो 4 पंचे 20, फिर 27 हो गया ये, फिर 4 छक 24 और 3 बचा 4 अट्ठे 32, मतलब 6568 का y%। इसको y% ही रहने क्योंकि दोनों में ये आएगा तो बाद में ये ऑटोमेटिकली इसका बहुत आसानी से सॉल्व ये हो जाएगा। ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1321 हुआ। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या है, केस 2 जो है फिर कह रहा है कि रेस्ट जो 8 महीने हैं माने साल के बाकी जो मंथ है, मतलब बाकी मंथ मतलब 1 साल होता है 12 महीने का, तो पहले 4 महीना तो हो गया, तो बाकी रेस्ट 8 मंथ की बात अब किया जा रहा है। तो साल के बचे हुए महीनों में उसने 43,008 का माल बेचा और कुल पारिश्रमिक उसको मिलता है 9376 रुपया। तो 8 महीने की बात कर रहा है, तो सैलरी क्या हो जाएगा 8x, है ना, ये सैलरी हो जाएगा 8 महीने का 8x। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी माना है उसका मासिक फिक्स सैलरी यानी वेतन ₹x है, 1 महीने का माना हमने, तो 8 महीने का हो जाएगा 8x प्लस अब कमीशन। तो कमीशन कितना कब पे मिलेगा, जितना का वो सेल करेगा, तो 43,800 वो सेल करता है, उतना का सामान बेचता है, तो 43,800 का y%। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो आराम से समझना है, इसको बहुत सरल है। यही दोनों मिला के होगा ना 9376। क्लियर है। उसी तरह से ये भी 8 की टेबल 8 से सब डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 8 5 जा 40, 3 बचा ये 30 हो गया, 8 3 जा 24, 6 बचा ये 60 हो गया, 8 7 जा 56 और ये 56 ये 4 बच गया तो 48 हो गया, तो 8 6 जा 48, 5376 का y%, ये भी 8 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 57 5 तो 8 7 जा 56, ठीक है, और ये 56 हो गया, तो 1 बचा, 8 2 जा 1172 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे 2 इक्वेशन बन गया। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको, अच्छा 8 छक 48, ठीक है, 5 5 3 7 6 ये 1 1 7 2, ठीक है। अब जैसे we लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए ये x है ये x है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, कोई एक को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे दोनों में x है, दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, इसको फिर उस तरह से फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ये है हमारा x प्लस 6 5 6 8 का y प्रतिशत, ये है 1 3 2 1। दूसरा वाला है x प्लस 5 3 7 6 का y प्रतिशत बराबर है ये 1172, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो पता है आपको साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, ये x वाला कैंसिल हो गया। अब इसमें से 6 5 6 एक प्लस में है, 5 3 7 6 जो है वो माइनस में है, तो उसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 6 गया, ये 2 बचा, फिर 16 में से 7 गया तो ये 9 हो गया, ठीक है। 16 में से ये 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1, और ये 6 में से 5 गया 1, तो ये प्लस है, प्लस वाला ज़्यादा है तो ये प्लस ही रहेगा। 1192 का y प्रतिशत ये हो गया आपका, फिर ऐसे को माइनस कर लेंगे तो ये 11 2 गया तो 9 हो जाएगा। फिर आपका ये बच गया 1 में से 11 में से 7 गया 4, और ये बच गया 2 149 हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ से y निकल जाएगा, मतलब 1192 का y प्रतिशत को चेंज कर लेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था कि यहाँ पे इजीली सोल्व, जो बार बार इसको y प्रतिशत फाइंड कीजिए तो बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए इसको रखना है और लास्ट में यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेना है। तो y अपॉन 100 ये हो गया 149, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 नीचे है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 149 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 1192, ये सिंपली 8 जा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 149 8 जा जो है 1192 होगा। तो ये देखिए फिर 20, ये 425 जा और 4 2 जा, मतलब 25/2% जो हो गया वो कमीशन का दर हो गया। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, 12 होल 1/2%, ठीक है। ये तो y जो हो गया, मतलब एक आंसर हमारा आ गया, कमीशन की दर हो गया y प्रतिशत। अब हमें निकालना है x, यानी उसका जो फिक्स मासिक मंथली जो सैलरी है वो कितना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, किसी एक में, किसी में आप पहला में, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकेंड में, किसी में आप y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, y का मान डाल के x का पता करने के, समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, जो आपको सूट करे। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो ये है हमारा x प्लस ये है 6 5 6 8, है ना। अब का y प्रतिशत, y कितना है 25/2, 25/2%, ठीक। ये है हमारा, यही वैल्यू है 1321, ठीक है। इसको ऐसे इधर से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस ये हो गया 6 5 6 8, ये मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और जब परसेंट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पता है आपको कि परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 25/200, है ना। ये हो गया 1321, ठीक। अब देखिए 25 8 200 हो गया, ये 8 से ये कैंसिल हो जा रहा है, 8 8 जा 64, 1 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 821 हो गया, मतलब x प्लस 821 बराबर हो गया 1321। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया हमारा 1321 माइनस 821, तो ये हो गया 500, मतलब उसका मासिक निश्चित वेतन जो हो गया, दो आंसर आ गया, तो मासिक निश्चित वेतन हो गया उसका ₹500, और जो कमीशन की दर मतलब ये हो गया उसका 500 ₹500, मासिक निश्चित वेतन ₹500 आंसर हो गया। और ये जो y प्रतिशत जो कमीशन का दर है वो हो गया 12.5%। तो ये दोनों इसका हो गया आंसर। और क्वेश्चन कितना सरल था आपने देखा, तो 16 मार्क्स का ये
क्वेश्चन था। ठीक है, अब बच रहा है अगला 2 क्वेश्चन और बच रहा है, जो कि दोनों 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हर एक जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे आप लोग का डिमांड होगा, जैसे आप लोग बोलेंगे, उस हिसाब से हम सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। एक व्यूअर का पहले ही रिक्वेस्ट आ चुका है कि ये कमेंट बॉक्स में कि उनका जो है लीनियर इक्वेशन में इसको समझाना है अच्छे से, तो हम लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। और देखना, जब लीनियर इक्वेशन हम आपको बता देंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से उसको आप सॉल्व